जो प्रोविजनल मार्क्स निकलता है उसमें 2 अगस्त अच्छा, का डेट है। नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर वही तो दिक्कत है कि हमको लग रहा है आप सब में यही रह जाएगा साहब, है ना। सब में यही रह जाएगा 1/8 वाला। तो 1/8 हो गया कौन सा महीना? एक हो गया 1/8 मतलब कि अगस्त अगस्त। हो गया ना। अगस्त हो एक गया, अगस्त है है। ना। 1 अगस्त हो गया। आप कितना बोल रहे हैं? 31 अगस्त, 31 अगस्त। 31 अगस्त, होगा तब सर। गया। तब गया, फिर नहीं हो उस पाएगा। हिसाब से तो हमको लग रहा नया जो नहीं। आने वाला है 1800 उसमें हाँ, भी वो चल नहीं जाएगा। लेगा। उसमें भी नहीं लेगा तो फिर, जहां तक हमको उम्मीद है, उसमें जहां हो तक कि सके नया बढ़ा दे वैकेंसी है सर। 25। नहीं नहीं, ये जब डेडलाइन इसमें फिक्स कर दिया ना, ये डेडलाइन को उसको भी लेके जो है कि चलेगा, देखिएगा ना। ये डेडलाइन को लेके चलाएगा उसको भी, है ना। हमको जहां तक लग रहा है बदल जाए तो अलग की बात है। इसीलिए अभी तो जो है कि शुरुआती जो है कि रुझान है। कुछ कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हो सकता है ठीक कि है, बदल भी तब सकता अक्टूबर नवंबर में आए आराम से 1806 पद, और क्या 2025 कर देगा उसको। है। उतना नहीं लेट होगा, चुनावी वर्ष है, आपको भी पता है कि देगा जल्दी, है ना। चुनावी वर्ष है, ओकरा वैकेंसी देना ही देना है ना। लेट जितना कर रहा है वो अलग की चीज, देखो उसको देना ही देना है ना। हमको भी बताइए चलिए, सर ठीक। कितना है क्या है। अरे तो बता तो दिए हैं, दोबारा आप की बताएं। यहाँ देखिए, ये तो बताए हैं कि 28 गो सीट टोटल निकाला है। कितना सीट? 28 गो सीट जो है कि आपको टोटल आया है मात्र। 28 गो सीट पे अच्छा। फॉर्म है मद्य शराब निषेध इंस्पेक्टर का। अब फॉर्म भरने का मन अच्छा। होगा तो 700 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लग रहा है। आज कितने तारीख अच्छा। से? 27 तारीख से ये फॉर्म जो है कि भराएगा, 27/2 से। 27 फरवरी से 27 मार्च तक भराएगा। भरने का मन होगा तो भर दीजिएगा। 28 गो टोटल सीट है। समझ में आ गया? इतना जैसा ही सीट दरोगा का मिला है है। सर? हाँ, इतना ही सीट है। जैसे दरोगा का एग्जाम होता है, पीटी होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है, सेम प्रोसेस इसका भी है। पीटी है, मेंस है, फिजिकल है। क्लियर? यही जो है कि आपको होने वाला है। वो बता रहे थे 1835, वो कब देगा? वो अभी नहीं आया है, वो 4% आरक्षण वाला के कारण वो फंसा हुआ है अभी। अभी नहीं आया है, आएगा तो हम आपको पहले बता देंगे। ठीक है। जैसे अभी आया तो ठीक है सबसे सर। पहले ग्रुप में डाल के बता दिए, चर्चा भी कर दिए, वैसे ही उसका भी चर्चा कर देंगे, आएगा तो। ठीक है ना। ओके सर, ओके आइए, हो गया। आइए सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सवाल पहला क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। पहला सवाल ही आपका शानदार सवाल है। पहला सवाल बोल रहा है कि ये 136 से शुरू होगा ना जी? कंफर्म जी कीजिए एक सर। बार। जी सर, हाँ। चलिए ठीक यही। है। आइए, टिहरी बांध की बात करेंगे। टिहरी बांध दो नदियों के संगम पे है। कौन से नदी के संगम पे? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और बिलंगना के संगम पे है। भागीरथी और बिलंगना जहाँ संगम बनाती है, उस संगम को कौन सा प्रयाग कहते हैं बताइए? गौ गौ गोविंद प्रयाग कहते हैं। क्या गोविंद कहते हैं? प्रयाग। गोविंद प्रयाग जो है क्या आपको कहा जाता है। टिहरी बांध भागीरथी और बिलंगना, बिलंगना नदी के संगम पे स्थित है। और यह बांध जो है क्या आपको कहाँ पर? उत्तराखंड में होने वाला है। उत्तराखंड। और इसी बांध को राम तीरथ बांध के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? राम तीरथ बांध के राम नाम से भी तीरथ जो है क्या बांध। आपको जान, है ना। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 260.05 मीटर इसकी ऊंचाई है। और भारत की प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना की बात करेंगे, कौन सी परियोजना होगी? ये होगी दामोदर नदी दामोदर घाटी नदी परियोजना जो घाटी। है कि आपको होगी। वर्ष 1948 का ये परियोजना जो है कि आपको होने वाला है। अगला सवाल है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? तो भाखड़ा नांगल बांध की बात करेंगे, सतलज नदी पर जो है कि आपको होगा। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे स्थित है। सतलज नदी पर दो बांध जो है कि आपको बांध का निर्माण करवाया गया है। पहला बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध, और दूसरा का क्या नाम है? सतलज नदी पे नांगल बांध। कौन सा है? भाखड़ा और नांगल, है ना। और इसी को देता है भाखड़ा नांगल बांध के नाम से जो भाखड़ा है कि हम अलग है, लोग नांगल जानते अलग हैं। है। हाँ, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। दो अलग गो है। अलग अलग बांध है। किस पे? सतलज नदी पे जो है कि आपको होने वाला है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो है कि क्या होता है, इससे लाभान्वित होता है। यो सवाल पूछा जाने वाला है कि भाखड़ा नांगल जो बांध परियोजना है उससे लाभान्वित होने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन? दिल्ली होने वाला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा? ये भाखड़ा नांगल बांध होने वाला है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो है कि आपको बांध होगा, भाखड़ा नांगल बांध। सतलज नदी के जल जल को गोविंद सागर झील, सतलज नदी के जल से गोविंद सागर झील भी जो है कि आपको बिलासपुर जिला में बनाया गया है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित क्या होने वाला है?
झील जो है कि आपको होने वाला है। इसका नाम जो है कि आपको सिखों के 10वें जो है कि गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर जो है कि आपको पड़ा है। कौन सा सागर? गोविंद सागर जो है कि आपको नाम पड़ा है। और यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण के कारण जो है कि यह झील जो है कि आपको बना है। इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे, ये मूल रूप से कहाँ पे होगा इंदिरा गांधी नहर? राजस्थान। राजस्थान में होगा। और भारत की सबसे लंबी नहर की बात करेंगे, यही इंदिरा गांधी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर यह पंजाब राज्य में सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम से कुछ किलोमीटर नीचे हरिके के पास जो है कि हरिके बैराज से क्या होता है, शुरू जो है कि आपको होता है। और इस नहर को जल या पानी किससे प्राप्त होता है? तो जल या पानी सतलज नदी से इसको प्राप्त होता है। तिलैया बांध की बात करेंगे, तिलैया बांध जो है कि आपको किस नदी पे होगा? तिलैया बांध बराकर नदी पर जो है कि आपको होगा। चलिएगा, बराकर नदी झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया बांध जो है कि आपको बनाया गया है। और यह बांध जो है कि निर्मित है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर ही तिलैया बांध बनाया गया। और इसका निर्माण कब किया गया? 1953 ईस्वी में जो है कि इसका निर्माण किया गया। ठीक है। दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत मैथन बांध भी बनाया गया है। और मैथन बांध, मैथन पहाड़ी, बाल पहाड़ी बांध भी जो है कि आपको कहा जाता है। और मैथन बांध जो है कि किस नदी पर है? ये भी जो है कि आपको बराकर नदी पर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना वर्ष 1948 में किया गया। और यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना होने वाला है। दामोदर नदी घाटी पर ही एक बांध और है जिसका नाम है पंचित बांध। कौन सा बांध? पंचित बांध, है ना। उसके बाद अडियार बांध जो है कि आपको, और बेरमो जो है कि बांध, हाँ, अड़ियर बांध और बेरमो बांध, ये सब जो है कि आपको किस पे है? दामोदर नदी पे होने वाला है। बोकारो नदी पर जो है कि आपको बोकारो बांध, हाँ। बांध और नहर में क्या अंतर है सर? बांध और नहर में बहुत का अंतर है। बांध हो गया पानी को रोक के जो है कि एक जगह जमा करना, और नहर हो गया कि पानी को घेर के एक, जैसे पंसेल एक पाइप होता है ना, उसी पाइप के माध्यम से दोनों टाइप से जो है कि जोड़ दिया, और बीच में गड्ढा है, इस नहर से पानी बह रहा है। जैसे आप जैसे रहते हैं वहां पर देखते होंगे नाला रोड का नाम सुने? नाला रोड, ये वाला देखे हैं नाला, तो उसमें पानी बहता है, तो ये नाला हो गया। नाला को ही, नाला किसका रूप हो गया? छोटा, नहर का छोटका रूप हो गया नाला। ठीक है। और नाला में देखते हैं कहीं कहीं से घर का पानी जो है कि नाला में गिरता है, तो ये घर का पानी नाला में गिरता है। और यहाँ नहर का पानी कहाँ पर? खेत में जो है कि पटाया जाता है, इससे खोल खोल के। ठीक है, ये हो गया नहर हो गया। अब बांध हो गया कि पानी को रोक दिया, अब पानी को रोक के जो है कि स्टोर किया, और वहां पर जो है कि आपको क्या लगाएगा? नीचे में जो है कि आपको डायनमो इत्यादि लगा देगा। ऐसे क्या करेगा? जैसे ही पानी छोड़ेगा तो ये जो है कि आपको बिजली का उत्पादन जो है कि यहाँ से कर लेगा। तो बांध पानी को स्टोर करता है और नहर पानी को फैलाता है, एक रास्ते में फैलाकर लेके जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है 139 नंबर सवाल। 139 नंबर सवाल बोलता है कि जोग जलप्रपात स्थित है। बताइए कहाँ आज हुआ है चर्चा? शरावती नदी पे जो है कि आपको होगा। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये किस राज्य में होगा? जोग गोरसप्पा कर्नाटक में शरावती नदी पर जो है कि आपको बना होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इधर में होगा। जोग गोरसप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। ठीक है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन 455 मीटर इसका हाइट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? भारत का सबसे बड़ा, तो ऊंचा हो गया, बड़ा पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बात बताइए कि आज के क्लास में लाइव वाला में कौन कौन थे? यहाँ से एक को आदमी नहीं रहे होंगे। हम आप थे थे? सर। पूरा क्लास में थे? जी सर। पूरा क्लास में थे तो आपको आंसर याद होना चाहिए, है ना। हम लिख के वहां पर, है ना, हम लिख के वहां पर लिखे हैं इस चीज को, है ना, इस चीज को वहां पे। चलिए अब याद आ जाएगा। सर नागरिक संशोधन 1955 में आया था ना? हाँ, नागरिक संशोधन अधिनियम 1955। हाँ सर आज 56 लिखे थे। 1956 में लिखे हैं, हम भी बोलने 56 लिख दिए हैं कि मिस्टेक हो गया। तो हो सकता है कि मिस्टेक कहीं हो गया होगा।
55 में नागरिक संशोधन अधिनियम। कौन सा जलप्रपात? हुंड्रू जलप्रपात जो है कि सबसे बड़ा जो है कि आपको जलप्रपात है हुंड्रू, है ना, स्वर्ण रेखा नदी पर। ये झारखंड में। आज के सेशन में ये सवाल था, आज के सेशन में, इसीलिए बोलते हैं सेशन को देखिए, है ना। नहीं देखते हैं तो फिर किसका गलती है? मेरा गलती नहीं है। फिर पूछेगा सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा वाला मार के निकल जाइएगा, अब बाद में माथा पिटिएगा कि जाई क्वेश्चन क्या पूछा था, पढ़े कुछ और थे, मार कुछ और दिए, है ना। कोई नहीं बचाएगा उसमें। इसलिए एक सेशन को देखा कीजिए, जब शेयर करते तो देखा कीजिए, नहीं टाइम मिलता है तो बादों में देख लिया कीजिए, है ना, लेकिन देख लिया कीजिए। क्लास में थे। आगे चलते हैं। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिला में स्थित कौन सी नदी पर है? बराही नदी पर जो है कि आपको स्थित होने वाला है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित होगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नदी पर। और चित्रकूट जलप्रपात को एक संज्ञा दिया गया है। किसकी संज्ञा दिया गया बताइए जरा, आजो ही बताएं। भारत का भारत का नियाग्रा जलप्रपात की हाँ, भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा जो है कि इस जलप्रपात को दिया गया है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं 140 पे नंबर सवाल पे। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से निकलती है सोन नदी? अमरकंटक की पहाड़ी जो है कि आपको से निकलती है सोन नदी जो है कि आपको निकलती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है और ये अमरकंटक के पूर्वी भाग से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक के पश्चिमी भाग से कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, कोयल नदी, गोपत नदी और कन्हर नदी, ये सब किसकी सहायक है? ये सोन की सहायक होने वाली है। और सोन पर ही एक बांध बनाया गया है, इसका नाम क्या है? डेहरी ऑन सोन। कौन सा बांध है? डेहरी ऑन सोन जो है कि आपको होने वाला है। और एक कोइलवर पुल बनाया गया है और ये आरा में पड़ता है कोइलवर पुल। ये कौन सा नदी पे है कोइलवर पुल? ये भी सोन नदी पर जो है कि आपको बनाया गया है। सड़क पुल जो है कि आपको होगा। सोन नदी पटना दानापुर मनेर के निकट आकर किससे मिलती है? ये आकर गंगा से जो है कि आकर मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनपुन नदी ये फतुहा के निकट किसमें मिलती है? गंगा में जाकर मिलती है। अमरकंटक से। क्या? अमरकंटक से 3 नदी को महानदी भी जो है कि आपको निकलती है। ठीक ना। आगे चलते हैं। मैकाल पहाड़ी की बात करेंगे। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है कि आपको अमरकंटक जो है कि आपको होने वाला है। कौन होगा? अमरकंटक। हाँ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पुंगा घाटी की बात करेंगे। कहाँ होगा पुंगा घाटी? पुंगा घाटी जो है कि आपको लद्दाख में जो है कि कहाँ होगा? लद्दाख में होगा। ठीक, एक मिनट रुकिए, कॉल आ रहा है। जा रहा है? जी सर। आगे चलते हैं। पुंगा घाटी की बात करेंगे। ये कहाँ होगा? ये लद्दाख में होगा। पुंगा घाटी लद्दाख में स्थित होगा। भारत की प्रमुख घाटी है और केंद्र शासित यह राज्य। ठीक है। नुब्रा घाटी की बात करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा की है। कहाँ पे है नुब्रा घाटी? लद्दाख में। लद्दाख में होगा। नीलम घाटी या बंगस घाटी की बात करेंगे। ये कहाँ है नीलम या बंगस घाटी? जम्मू एंड कश्मीर में। ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि आपको दिखाई देगा। अगला कौन सा है? बसपा घाटी की बात करेंगे। बसपा घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको बसपा घाटी जो है कि आपको होगा। चुम्बा घाटी की बात करेंगे। ये चुम्बा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये भी जो है कि आपको हिमाचल प्रदेश। चंबा है। चंबा। चुम्बी की बात करेंगे। चुम्बी कहाँ है? यूथांग कहाँ है? ये चुम्बी और यूथांग की बात करेंगे। ये जो है कि आपको सिक्किम में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और हब्बन घाटी और स्पीति घाटी की बात करेंगे। ये कहाँ पे? लाहौल स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको दिखाई देगा। दून घाटी, धर्मा घाटी, फूलों की घाटी की बात करेंगे। ये कहाँ होगा? दून, धर्मा और फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। और अगला है वेरथी घाटी की बात करेंगे। ये वेरथी घाटी कहाँ होगा? ये जो है कि आपको उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। उत्तराखंड में और सुन लीजिएगा, उत्तराखंड में कौन कौन है? एक सोर घाटी है। सोर घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में जो है कि आपको दिखाई देगा। ठीक है, सोर घाटी। एक है धर्मा घाटी। कौन सा घाटी? धर्मा घाटी, ये भी उत्तराखंड में होगा। जौहार घाटी, कौन घाटी? जौहार घाटी, ये कहाँ होगा? उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। ठीक ना। और दून घाटी, दून घाटी में कहाँ होगा? नीति दर्रा है।
दर्रा दर्रा क्या है, दर्रा है, उधर ठीक है। है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में मूर्खा घाटी, कौन सा घाटी, मूर्खा घाटी कहाँ है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्रों में होगा। नुब्रा घाटी और सुरु घाटी ऊपर में दे दिया है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, डब्ल्यूबी में एक घाटी है और इस घाटी का नाम है नेवरा घाटी। कौन सा घाटी, नेवार घाटी, नेवरा। नेवारा, नेवरा जो है कि आपको घाटी कहाँ होगा, पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको होगा, ठीक ना। एक नागालैंड में घाटी है, इसको क्या कहते हैं, जूको घाटी। कौन सा घाटी, जूकू, जूकू घाटी जो है कि आपको कहाँ पे है, ये जो है कि आपको नागालैंड में जो है कि आपको नागालैंड। देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में एक घाटी है, इसका नाम है आरुकू, आरुकी है कि आरुकी है, अराकू, क्या है, अराकू है सर। अराकू, अराकू कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में होगा। एगो तमिलनाडु में इसका नाम है कम्मन। कौन सा घाटी, कम्बन घाटी जो है कि आपको, हाँ कम्बम घाटी जो है कि आपको तमिलनाडु में। और एगो शांत घाटी है, कहाँ है शांत घाटी, साइलेंट वैली, केरल में। केरल में। भारत का ये घाटी था, पूरा का पूरा घाटी हम आपको बता दिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिया ही वो सब तो दे दिया हुआ है, जुट्टो के चिल्ला रहे थे। आगे चलते, कोडरमा, कोडरमा खनन क्षेत्र जो है कि आपको किसके लिए, कोडरमा, कोडरमा जो है कि अवरक के लिए। अवरक को ही क्या कहते हैं, माइका कहा जाता है, माइका, है ना। अवरक को क्या कहा जाता है, माइका कहा जाता है। कोडरमा जो है कि अवरक के लिए प्रसिद्ध है और यह अगन और कैंत्री चट्टानों के खंडों के रूप में पाया जाता है। अवरक का सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कहाँ होता है, तो वर्तमान में चाइना में जो है कि आपको होता है। और भंडारण में सबसे अधिक किसके पास भंडारण है अवरक का, तो ये भारत के पास है। किसके पास है, भारत के पास है। वर्तमान भंडारण के मामले में झारखंड पहले स्थान में कौन सा है, भंडारण में है, जबकि उत्पादन के मामले में कौन है पहले स्थान पर, उत्पादन में आंध्र आंध्र प्रदेश से। कौन है, आंध्र प्रदेश। उत्पादन के मामले में जो है कि पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश जो है कि आपको होता है ना। कोडरमा तो झारखंड में है ना सर। हाँ कोडरमा झारखंड में है। चलिए आगे चलते हैं, अगले चलो सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इसका सर्वाधिक उत्पादन कोडरमा के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है और लाल या रूबी अबरक का यह जो है कि आपको क्षेत्र के नाम से विख्यात है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में भारत का अबरक की पेटी के तौर पर विख्यात होने वाला है। अब अबरक को ही क्या कहते हैं, मैका के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अलंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे है, अलंकलेश्वर गुजरात में। गुजरात में। अलंकलेश्वर जो है कि आपको गुजरात में होने वाला है। यह पेट्रोलियम टर्सरी युग के अपसादित चट्टानों से पाया जाता है और विश्व में सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में यूएसए में आधुनिक तरह के खनिज से जो है कि आपको तेल का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जो है कि असम के डिगबोई में इसे खोज किया गया था और वर्तमान में राजस्थान में सबसे अधिक जो है कि आपको क्या करता है, पेट्रोलियम का उत्पादन जो है कि आपको करता है राजस्थान करता है। क्लियर है, राजस्थान सबसे अधिक जो है कि आपको करता है। आगे चलते हैं, भारत में 5 प्रमुख तेल क्षेत्र की बात करेंगे। असम और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के तेल क्षेत्र, असम और ब्रह्मपुत्र घाटी के तेल क्षेत्र के अंतर्गत डिगबोई, नहरकटिया, कौन कौन है, डिगबोई है, नहरकटिया है, हंगरीजन है, मारेन है और सुरमा घाटी है। ये सब कहाँ पे, ये सब असम में जो है कि आपको पड़ेगा, जहां पर तेल शोधक जो है कि आपको तेल निकाला जाता है। गुजरात का तेल क्षेत्र की बात करेंगे, एक खंभात है, दूसरा अलंकलेश्वर है, तीसरा कालोल है, चौथा सानंद्र है और सानंद्र नदी घाटी, और पांचवा की बात करेंगे लुजेन जो है कि आपको क्षेत्र, ये गुजरात के क्षेत्र में है। और चलते हैं, पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र का यह देश के सबसे बड़ा समृद्ध खनिज तेल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बेसिन तेल क्षेत्र और बंबई हाई तेल क्षेत्र के तेल क्षेत्र आता है। भारत का मुख्य तेल क्षेत्र उत्पादक जो है कि क्षेत्र कौन है, बंबई हाई होने वाला है और देश का तेल के उत्पादन का आधा से अधिक जो है कि यहीं से होता है। कहां से, बंबई हाई से जो है कि आपको होता है। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने के अपतटीय क्षेत्र में भी होता है और राजस्थान के क्षेत्र इसके अंतर्गत बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर तेल क्षेत्र आता है। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मंगला तेल क्षेत्र कहाँ है, तो मंगला तेल क्षेत्र जो है कि आपको राजस्थान में होगा। कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला है 144वां नंबर सवाल। 144वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है,
यह बोल रहा है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा? बुलर झील जो है कि आपको मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है कि आपको बुलर झील होगा। और ये भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बुलर झील है। और बुलर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में जम्मू स्थित जो है कि कश्मीर। आपको होने वाला है। और इसे झेलम नदी के पानी पर जो है किससे प्राप्त जो है कि आपको बुलर नदी को किस नदी से? तो बुलर झील को झेलम नदी से पानी की प्राप्ति जो है कि आपको होती है। और इस झील पर प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया का प्रभाव है। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात करेंगे, ये कौन सा होगा? सुपीरियर झील होगा। कौन सा होगा? सुपीरियर झील जो है कि आपको होगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करेंगे, कौन सा झील होगा? लोकटक झील होगा। और ये लोकटक झील कहाँ पे? ये मणिपुर में होने वाला है। और इसी के अंदर एक नेशनल पार्क है, जिस नेशनल पार्क का नाम क्या है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है कि आपको होने वाला है। दुनिया का सबसे गहरा झील जो है कि आपको बैकाल झील होगा। और ये बैकाल झील कहाँ है? रसिया में होने वाला है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। और ये बिहार के किस जिला में होगा? बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सब में पूछा है, ये कैमूर में होने वाला है। और सुखना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश में जो है कि आपको होगा सुखना लेक। आगे चलते हैं। सुपीरियर झील कहाँ सर? सुपीरियर अमेरिका, अमेरिका में सुपीरियर झील। का ठीक है। यस सबसे बड़ा में सुपीरियर झील ना है सर? मीठे पानी का सबसे बड़ा झील वही है। 20 आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में है ना डेप्सा पास या दर्रा कहाँ किस राज्य में है? डेप्सा पास बताइए कहाँ पे है डेप्सा पास? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको कौन सा? ये डेप्सा दर्रा की बात कर रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा डेप्सा दर्रा। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब होता है दर्रा। क्या होता है? दर्रा जो है कि आपको होता है। अब आते हैं भारत के हिमाचल प्रदेश में डेप्सा जो है कि आपको पास है। हिमाचल प्रदेश में डेप्सा दर्रा भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जो है कि आपको जिलों के बीच जो है कि आपको जोड़ने का काम करता है। और हिमालय पर्वत के 5300 मीटर की अधिक ऊंचाई पर यह क्या है? होने वाला है दर्रा जो है कि आपको होने वाला है। कौन सा है? डेप्सा पास होने वाला है। कहाँ पे होगा? हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको होगा। क्लियर? हिमाचल प्रदेश में होगा। अब आगे आपसे बात कर लेते हैं। अब जरा सुनिएगा, हम आपको बताते हैं कुछ कुछ बात। अर्घिल दर्रा की बात करेंगे। अर्घिल कहाँ देखने को मिलेगा? हिमाचल में। अर्घिल जो है कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? लद्दाख में देखने को मिलेगा। काराकोरम भी लद्दाख में, जोरजिला भी लद्दाख में, चांगला भी लद्दाख में, खारदुंगला भी लद्दाख में, थांगला भी लद्दाख में, है ना। ये सब लद्दाख का हो गया। अब जम्मू कश्मीर में है ना। अब लद्दाख में चला गया। कहाँ चला गया? लद्दाख में चला गया। ठीक है ना। बुर्जिल दर्रा जो है कि आपको ये होगा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। बनिहाल होगा जम्मू कश्मीर में होगा। रोहतांग दर्रा की बात करेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है। और बात करेंगे सिपकिला दर्रा का, ये भी कहाँ होगा? ये भी हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको दर्रा होगा। नीति और माना की बात करेंगे, ये कहाँ होगा? नीति माना होगा उत्तराखंड में होगा। और लिपू लेख की बात करेंगे, लिपू लेख भी कहाँ होगा? उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नाथुला जलेपला की बात करेंगे, कहाँ होगा? सिक्किम में जो है कि नाथुला जलेपला जो है कि आपको होगा। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में होगा। यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में होगा। लीखा पानी अरुणाचल प्रदेश में होगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में होगा। और पांगसार दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको दर्रा होगा। तुजू दर्रा की बात करेंगे, कहाँ होगा? ये जो है कि आपको मणिपुर में जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला बात करेंगे थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई से किसको जोड़ता है? ये मुंबई से मुंबई को नागपुर या नासिक सर? बताइए आप ही लोग ना। आज ही क्लास में लिखवाए, है ना। आज हुआ है। ठीक। नासिक है। थालघाट मुंबई से नासिक है। अब बोर घाट की बात करेंगे, मुंबई से पुणे। आपको लगता होगा कि 1 घंटा वहां जाके पागल की तरह बकते हैं। पागल की तरह नहीं बकते हैं। ठीक है ना। नया प्लेटफॉर्म है, नया में कंटेंट भी अच्छा देना होता है, इसीलिए सब कुछ वहां बेहतरीन देते हैं, है ना। यहाँ थोड़ा सा बुकों का दिया जाता है, वहां तो एक से एक कंटेंट देते हैं। इसलिए टाइम जब भी हो निकाल कर उस वीडियो को जरूर देखिए, है ना। हम आप ही के लिए बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हर एक एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि खाली दरोगा है तो दरोगे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे को जो है कि आपको जोड़ता है ना। आगे चलते हैं। सेन कोटदा दर्रा की बात करेंगे, ये किसको किसको जोड़ता है? कोल्लम से कोट्टापुरम जो है कि तमिलनाडु में जो है कि आपको पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको बात करेंगे,
अगला बात करेंगे। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला बोलता है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? अगर देख लीजिए पश्चिमी घाट का भाग कौन कौन नहीं। आइए चेक करवाते हैं। कामेत, तो कामेत सीधा सीधा पता है, उत्तराखंड कामेत में। जो है कि उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। पालनी पहाड़ी जो है कि आपको ये भी जो है कि पश्चिमी का होगा, तमिलनाडु और में। नाई मोटी पश्चिमी का होगा, और कडामम आलम इलायची की ये भी जो है पहाड़ी कि पश्चिमी केरल। का होगा। सीधे सीधे आपको पता चल रहा है कामेत कहाँ पे है। कामेत उत्तराखंड में जो है कि आपको होने वाला है। कहाँ पे होगा कामेत? कामेत होगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। उत्तराखंड में एक चोटी है, इस चोटी का नाम है नंदा देवी चोटी। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड में जो है कि आपको होगा, है ना। लेकिन नंगा पर्वत की बात करेंगे, नंगा पर्वत कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। सिक्किम में। जम्मू कश्मीर में होगा। जम्मू कश्मीर में होगा नंगा अच्छा पर्वत। कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको होगा। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में कंचनजंगा है। कौन है सिक्किम में? सिक्किम में कंचनजंगा है, और इसका हाइट जो है कि 8598 मीटर इसकी हाइट जो है कि आपको दिखाई देगी। नामचा वर्मा किस राज्य में दिखाई देगा? नामचा वर्मा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल कहाँ पे? प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको नमचा वर्मा जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। कामेत पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कामेत शिखर उत्तराखंड राज्य में भारत और चाइना के सीमा पे स्थित है। कामेत शिखर पर्वत की ऊंचाई 1756 मीटर है। कडामम पहाड़ी केरल में है। इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणतम पहाड़ी होने वाला है। अनाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी। अनाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर चोटी है। अनाईमुडी शिखर की हाइट 2695 मीटर है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अनाईमुडी की 3 पहाड़ी का केंद्र बिंदु है। इसके दक्षिण की ओर से इलायची पहाड़ी, उत्तर की ओर से अन्नामलाई की पहाड़ी, और उत्तर पूर्व की ओर से कौन सी पहाड़ी? पालनी की पहाड़ी जो है कि आपको अवस्थित होने वाला है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पालनी की पहाड़ी कहाँ होगा? तमिलनाडु राज्य में स्थित होगा। कड़ाई कोनाल तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। और सिबराई की पहाड़ी भी कहाँ होगा? ये भी तमिलनाडु राज्य में होने वाला है, सिबराई की पहाड़ी। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला सवाल बोलता है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं का अर्ध सर वहां बामन पर एवं पूछा है कि कौन पश्चिमी का भाग नहीं है, तो पालनी भी तो हो सकता है, ये तो तमिलनाडु में है। तो मतलब तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पालनी का लोकेशन भी तो देखिएगा, तो पश्चिम की दिशा में जो है कि आपको पालनी दिखाई देगा। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के सीमा पर जो है कि आपको दिखाई देगा। तो पश्चिम की तरफ चलिए ना गया जी, है ना। ये कहाँ है? सीधे उत्तर में जो है कि आपको दिख रहा है। उत्तराखंड कहाँ है? भारत के उत्तर में दिखाई दे रहा है। ऊपर में देखिए तो हिमाचल के बगल में। पश्चिमी घाट बोल रहा है सर। पंचमी। घाट बोल अच्छा घाट पश्चिमी बोल रहा है घाट तो बोल। कामेट अच्छा कहाँ से ठीक आएगा? ठीक है ठीक है। तो कामेतो तो ऐसे कामेत भी तो देखिएगा तो नहीं आएगा। पश्चिमी घाट में कामेत है क्या? वही बोल रहे हैं सर, वो तो कामेट उत्तराखंड कैसे में आ है सर। जाएगा? वो तो ऐसे उत्तराखंड भी में है। हिमालय वाला रेंज में जो है कि आपको कामेत आएगा। तो ऐसे भी तो ऐसे ही बाहर हो जा रहा है। इसमें जी सर। अगर कोई एगो और फिट करता तब जो है कि आपको देता तो और बेहतरीन सवाल ही हो जाता। ये तो ऐसे ही लुल्लू पुल्लू बना दिया, कामेत दे के ही बना दिया सवाल को। अगर सवाल में एगो और पहाड़ी देता तमिलनाडु साइड का, जो पूर्वी के दिशा में होता, और तब इस सवाल को डिफाइन करता तो बहुत बेहतरीन सवाल हो जाता। तब जो है कि 90% गड़बड़ हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो साफे दे दिया, कामेते दे के काम गड़बड़ कर दिले, और आंसर ऐसे ही बता दिया कि इसका आंसर कामेत होगा। क्लियर है ना बात? जी। आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की अर्ध बावन और उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो गेहूं की किस्म की बात करेंगे, विद्या जो है ना, विद्या, ये जो है कि आपको सबसे अधिक उत्पादन वाले किस्म जो है कि आपको होगा। ठीक है। गेहूं विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसकी खेती विश्व भर में की जाती है। वानस्पतिक नाम इसका क्या होने वाला है? गेहूं का ट्रेटिकम स्टिवम जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो है कि आपको किस फैमिली के अंतर्गत आता है? एक बीजपत्री है। मोनोडाइकोट। ये जो है कि आपको पोसी जो है कि आपको फैमिली के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। ठीक है। और कैसे बीजपत्री होता है? एक बीजपत्री होता है। हम आपको बताए हैं एक बीजपत्री या दो बीजपत्री पकड़ने का तरीका, जिसका बिया आधा आध एकदम बीचों बीच से टूट जाए, वो कै बीजपत्री? दो बीजपत्री। इसका 2 भागों में टूट जाएगा, 2 ही बीजपत्री। आज इसका कोई भागे नहीं रहेगा, एगो छोट, एगो मोट, एगो पातर, एगो टेढ़ा, एगो जैसा भी टूट जाए, तो वो सब कैसा होगा? एक बीजपत्री जो है कि आपको होगा। अरे अच्छा तो गेहूं बीचों बताइए। बीच नहीं टूट जाता है सर? हाँ उसमें नहीं चीन रहता है? तोड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा आप गेहूं को बीचों बीच से, है ना। टूटेगा नहीं सर। नहीं टूटेगा। टूटेगा नहीं, कहाँ से बस टूट जाएगा? एक तरह से चिन्ह रहता है। बताइए। धान कैसा बीजपत्री है? एक बीजपत्री की 2 ही बीजपत्री?
एक बीजपत्री। एक बीजपत्री। बताइए चना, चना कैसा बीजपत्री है? चना बीजपत्री। दो चलिए दो दो ही दो बीजपत्री है। चलिए बताइए मूंग कैसा बीजपत्री है? मूंग दो 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 सर। तो दो बराबर दो। भागों में तोड़ सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। आगे चलते दाल हैं, सर जो सोयाबीन भी की बात रहेगा करेंगे। सब जितना सारा दाल का आइटम दाल है दिखेगा सब सब दुई बीजपत्री जो डाई। है कि आपको होगा। यस कैसा सर। होगा? डाइकोट जो है कि आपको होगा, दुई सोयाबीन भी बीजपत्री होगा जो है कि डाई। आप। हाँ बिल्कुल, जो भी दाल का जो भी किस्म है वो सब जो है कि आपको हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए सरसों, बताइए कैसा बीजपत्री होगा? सरसों सरसों एक सर सर। एक ही होगा सर। एक बीजपत्री जो है कि आपको होगा। सही है। आगे चलते हैं, अगले बात पर करते हैं। अगला है कि भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक होता है। और गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो प्रति हेक्टेयर में कौन टॉप कर रहा है? पंजाब जो है कि आपको टॉप कर रहा है। रेंगुर मिट्टी को किस और नाम से जानते हैं? तो रेंगुर मिट्टी को काली मिट्टी। काली मिट्टी के नाम से भी जो है कि कपासी आपको मिट्टी। जानते हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रेंगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, कल भी परसों बताएं। चेरनोजियम चलो। मिट्टी के, हाँ बिल्कुल सही है। चेरनोजियम मिट्टी के अंतर्गत जो है कि आपको जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, है ना। इसको चेरनोजियम के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और रेंगुर मिट्टी, काली मिट्टी का जो है कि आपको बात करेंगे, इसका जो है कि आपको किससे ये निर्माण होता है? तो विशाल चट्टानों के टूटने विशाल फूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? उस मिट्टी को ही काली मिट्टी के नाम से जो है कि आपको कहा जाता है। और काली मिट्टी पे इससे पहले भी हम लोग चर्चा जो है कि आपको कल या परसों के क्लास में जो है कि आपको किए हुए हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। शब्द, शब्द जो है कि आपको सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किसके उत्पादन संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम कीट, है ना। रेशम कीट पालन जो है कि आपको क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन ही आपका सेरीकल्चर जो है कि आपको कहलाता है। और सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन किसके पत्तों पे रेशम का पालन किया जाता है? किसके पत्तों पे? शहतूत, शहतूत को ही तूत कहते हैं। क्या कहते हैं? तूत, इसी को कहते हैं शहतूत को ही तूत कहा जाता है। इसी तूत के पत्ते पर इसका जो है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो पलता है ना। आगे चलते हैं। कोकून को अंदर का क्या कहा जाता है? कोकून को अंदर का लड़वा, लड़वा को क्या कहा जाता है? प्यूपा जो है कि आपको कहा जाता है। मादा जो है कि आपको रेशम कीट शहतूत के पत्ती पर बहुत सारे अंडे जो है कि आपको देती है। और इन अंडों से झिल्लियां, या जो है कि आपको झिल्लियां, ऐसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर जो है क्या? हाँ, कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। अंडा को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर जो है कि आपको लार्वा कहा जाता है। क्लियर है। रेशम कीट के जीवन चक्र इन चरणों से होता है। पहला होता है अंडा, अंडा के बाद थोड़ा बड़ा होता है तो कैटरपिलर होता है। और कैटरपिलर से थोड़ा और बड़ा होता है तो प्यूपा होता है। और प्यूपा से जो है कि आपको वैक्स जो है कि आपको बन जाता है, बड़ा बन जाता है। मुर्रा, मुर्रा किसकी है? भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है मुर्रा? भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस, भैंस की एक पालतू जो है कि प्रजाति की नस्ल होने वाली है। और मुर्रा दूध उत्पादन के लिए इसे पाला जाता है। और ये दुनिया की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल जो है कि आपको मानी जाती है। कौन सा? मुर्रा नस्ल जो है कि आपको माना जाता है। और भैंस का प्रमुख नस्ल की बात करेंगे, मुर्रा होता है, सुरती होता है, जाफराबादी होता है, महसाना होता है ना। भादावाड़ी होता है, गोदावरी होता है, नागपुरी होता है, सांबलपुरी होता है। ये सब किसकी नस्ल है? ये सब जो है कि आपको भैंस की नस्ल जो है कि आपको होगी। जबकि लाल सिंधी नस्ल, साहिवाल, गिरी, देवनी, है ना, थापरकारी, थापरकारी, ये सब जो है कि किसकी नस्ल है? ये सब गाय की नस्ल जो है कि आपको होने, है ना। थपारकर जो है कि नस्ल ये गाय की होने वाली है। आगे आ जाते हैं। 2023 का पेपर शुरू हो रहा है। कब का? 2023 का। 2023 का 16/7 का पेपर जो है कि आपको होने वाला है। आते हैं, देखते हैं। भारत का सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा? सबसे बड़ी नमक पानी मतलब कि अंदर की बात कर रहा है। अंदर में कौन होगा? सांभर जो है कि आपको होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में चिल्का भी दिया है, फंसाने के लिए दिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो है कि इसमें जो है कि तटीय जब तक न लगाए तब तक आपको किसके साथ नहीं जाना है? चिल्का के साथ नहीं जाना है। जैसे ही आपको बोल देता कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील तटीय वाली कौन सी हो जाएगी, तब क्या मार देते हैं आंसर? चिल्का। और तटीय जब जब न लगाए तब तब किसके साथ जाना है? तब तब जाना है सांभर के साथ, है ना, सांभर के साथ। और इस सांभर झील की बात करेंगे, किस राज्य में दिखाई देगा? जिस सांभर झील, राजस्थान में ये सांभर झील जो है कि आपको राजस्थान में जो है कि आपको दिखाई देने वाला है। और ये कैसा है? मीठा पानी है कि खट्टा पानी है कि तीखा पानी है कि नमकीन है? नमकीन पानी का जो है कि आपको होगा। कैसा होगा? नमकीन पानी का जो है कि आपको, खारा पानी का जो है कि आपको ये क्या होगा? झील जो है कि आपको होगा। साथ साथ आप सुन लीजिएगा
राजस्थान में बहुत सारा झील है। एक का नाम है पुष्कर झील, दूसरा का नाम है नक्की झील, तीसरा का नाम है राजसंबद झील, चौथा ढेबर झील, पांचवा पंचभद्रा झील, छठा डिंडवाना झील, है ना। ये सब झील की बात करेंगे। ये सब कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये सब के सब झील जो है कि आपको राजस्थान में देखने को मिलने वाले हैं। जबकि चिल्का झील की बात करेंगे, चिल्का झील किस राज्य में होगा? उड़ीसा में जो है उड़ीसा कि में। आपको होगा, है ना, उड़ीसा में होगा। आगे देखते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा अंतरदेशीय जो है कि आपको खारे झील है, जो राजस्थान में है ना। पचपतरा झील की बात करेंगे, ये भी राजस्थान के बाड़मेर जिला में पचपतरा तहसील में एक खारे पानी का झील है। और इस झील से खरवाल जाति के लोग जो है कि आपको मुरली झाड़ी और जो है कि टहनिया का इस्तेमाल करके इसे नमक के स्टीफक जो है कि आपको बनाते हैं। डिंडवाना झील जो है कि राजस्थान में, ये भी कैसे पानी का? खारे पानी का होगा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी का झील है और इसे दया नदी से पानी प्राप्त होता है। तो पूछेगा चिल्का नदी को किस जो है कि चिल्का झील को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? दया नदी से होता है। किससे होता है? दया नदी से होता है। और ये भारत का सबसे, हाँ दया रिवर, इसका जिससे वो रिवर सटता है वो तो समुद्र का पानी आता ही है, साथ साथ वो रिवर का भी पानी आता है। उस रिवर का क्या नाम है? दया रिवर है। क्या है? दया है। आगे चलते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय खारे पानी का झील। अगर भारत का तटीय खारे पानी, देखिए हम जो बताए वही आ गया यहाँ पर। पूछता कि भारत का सबसे बड़ा तटीय खारे पानी का झील कौन सा, तब ये हो जाता चिल्का झील जो है कि आपको हो जाता है। और एशिया का सबसे बड़े खारे पानी का लेगुन झील कौन सा है? ये भी जो है कि आपको चिल्का झील जो है कि आपको होगा। चिल्का झील और सांभर झील में, सांभर झील की लवणता क्या है? सांभर झील की लवणता ज्यादा अधिक है ना। अगर दोनों में से अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा लवणता किसका, सबसे ज्यादा लवणता सांभर झील। सांभर का जो है कि आपको होगा। अर्थात सांभर झील चिल्का झील से ज्यादा जो है कि इसका पानी क्या है? खारा इसका पानी होने वाला है। क्लियर है? डाउट को हटा दीजिएगा आप। जब तक इसमें तटीय न लगाए तब तक आपको किसके साथ रहना है? तब तक आपको बना रहना है सांभर के साथ। जैसे ही तट लगा देगा वैसे ही आंसर पलट दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सर तो नमक का मात्रा उसमें ज्यादा रहेगा ना सर? नमक ऑलरेडी बता दिया कि इसमें ज्यादा है सांभर में। सर आगे देखते हैं। एक हाँ? एशिया वाला पूछता है ना सर, बिहार का कि मतलब ऑक्सबो लेक सबसे बड़ा एशिया का कौन है? तो वो ऑक्सबो लेक है ना, ये तो ये जो है कि आपको बेगूसराय वाला कांवरताल झील, ऑक्सबो लेक सबसे बड़ा एशिया का है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में मापा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। और ये भारत का कितने राज्य? 5 राज्य से होकर गुजरता है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ से निकलती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के नैनी से निकलता है। क्लियर? प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे, सर्वोच्च चोटी कौन सा होगा? अनाई मुडी जो है कि आपको होगा। और अनाई मुडी अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा होने वाला है। किसका हिस्सा है? अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा। ऊपर में चर्चा हम कर चुके हैं पहले ही इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोती प्राप्त करने के लिए, है ना, संवर्धन क्या कहलाता है? मोती प्राप्त करने के लिए जो संवर्धन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑयस्टर जो है कि आपको, ऑयस्टर जो है कि आपको कहा जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए सीपियों को पालकर उससे मोती या मुक्ता प्राप्त करने की मोती को ही मोती संवर्धन कहते हैं। इसमें सीप को एक छोटी सी सल्क जो है कि क्रिया करके एक छोटी कण अंदर जो है कि आपको डाला जाता है और यही कण जो है धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है? मोती का रूप जो है कि आपको लेता है। इसके बाद में यह पानी में छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे इसमें क्या बनता है? मोती जो है कि बनने लगता है। मोती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ल कहा जाता है ना। बोलिए क्या बोल रहे हैं? जो अपने से मतलब मोती बनता है वो अलग होता है इससे? नहीं, अपने से मोती कैसे बनता है? अपने से मोती नहीं बनता, उसमें एक केमिकल टाइप का होता है मोती में, है ना। जब उसको सीपी जो होता है ना, उस सीपी को फाड़ के क्या करता है? फाड़ देता है। इस टाइप का सीपी होता है तो बीचों बीच से उसको फाड़ के और उसमें कुछ केमिकल ऐसा टाइप का होता है, उसको डाल के फिर उसको पैक करके और उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। और ये सीपी क्या है? एक जीव है। और ये जीव अपना जो है कि श्वसन करता है ना, तो जो केमिकल होता है ना धीरे धीरे इसके परत में सटते क्या बन जाएगा? मोती का रूप जो है कि आपको वो ले लेता है ना। मोती का रूप ले लेता है। उसको क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं, उसको याद नहीं आ रहा है।
है ना। कुछ खा लेता है ना सर, तो सोचता है कुछ दूसरा चीज आ गया है, फिर उसको कवर करते करते मोती बना देता है। नहीं आजकल तो अब तो जो है कि इसका पैदावार किया जा रहा है, अब तो आदमी इसका जो है कि पाल रहा है इसको, है ना। अब संवर्धन हो रहा है इसका, पालना हो रहा है ना। प्राकृतिक वाला अब कम मिल रहा है, अब तो पालिए रहा है बहुत ज्यादा। और स्टेट मोती का संवर्धनों को प्राप्त करने की एक विधि है सतलज नदी, तो काली फिर नदी दोनों में के मध्य। डिफरेंस होगा या दोनों सेम ही होगा ना सर? दोनों दोनों सेमे वही बना होगा, रहे वो हो गया प्राकृतिक रूप से, ये हो गया जो है कि कृत्रिम रूप से हो गया, है ना। दोनों अलग अलग थोड़ी ना होगा, एगो प्राकृतिक रूप से होगा, फल का पकना ही प्राकृतिक पक रहा है, एगो जो है कि हम लगा के पका रहे हैं, है ना। देखिएगा जाके मोती पालन कैसे होता है, मोती नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये मारिएगा सीपी का पालन, यूट्यूब पे मारिएगा सीप पालन कैसे किया जाता है ना, या सिथुआ का पालन कैसे होता है, आपको खुद पूरा चीरा 5 लगाता है मिनट के सर। वीडियो में पूरा, है ना, पूरा दिखा देगा, है ना। आगे चलते हैं, सतलज नदी और काली नदी के बीच, सतलज और काली के बीच कौन सा, कुमायूं, कौन सा हिमालय क्षेत्र है, कुमायूं जो है कि आपको हिमालय क्षेत्र है। देखिए पहला है सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, और कौन सा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, काली, ब्रह्मपुत्रा या दिहान। तीस्ता, अंतिम बचा ब्रह्मपुत्रा। सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय क्षेत्र है, इसको पंजाब कहते हैं, पंजाब या कश्मीर, या कश्मीर कहते हैं, है ना, कश्मीर कहते हैं। दूसरा सतलज और काली के बीच कौन सा, कुमायूं। काली और तीस्ता के बीच कौन सा, नेपाल, कौन सा, नेपाल। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच असम, कौन सा, असम हिमालय क्षेत्र। हो गया सबका सब क्लियर हो गया। नीचे आइए, कश्मीर, सिंधु और सतलज के बीच कुमायूं, सतलज और काली के बीच नेपाल, सरयुग दे दिया है यहाँ पर, है ना। काली और तीस्ता के बीच, है ना। चौथा असम, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच। बोलिए, काली नदी को ही सरयू बोलते हैं। हाँ सरयू का नहीं, पंजाब सरयू जो है क्या, हाँ बोलिए। 560 पंजाब, 560, कुमायूं 320, असम 720, ठीक है, नेपाल, ठीक नेपाल है। 800, नेपाल क्या है, नेपाल जो है कि सबसे बड़ा जो है कि आपको क्षेत्र नेपाल का आठ- होगा, नेपाल 800 किलोमीटर, 800, असम का 720 किलोमीटर का क्षेत्र होगा, ठीक। और कुमायूं 320 आप सही बोले हैं, 560 पंजाब वाला सही बोले हैं, एगो खाली आप नेपाल वाला गलती बोले हैं, बाकी सब सही है, ठीक है ना, बाकी सब सही। हाँ नेपाल, क्लियर, यस नेपाल 800। एग्जैक्ट हिस्ट्री में एकदम डेट एग्जैक्ट बता देते हैं। हाँ याद रहता है इनको, डेटा इनका सही है ना। आगे चलते हैं, धुआंधार जलप्रपात, है ना। थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, हो जाएगा इस बार, समझे। भटक जाते हैं बीच बीच में, भटकिए नहीं, क्लास में बने रहिए, ठीक है ना। बीच बीच में भटकते हैं तो 1-2 दिन के लिए नहीं भटकते, लंबे भटक जाते हैं, इसलिए भटकिए नहीं। लास्ट समय चल रहा है, इस साल में कहीं ना कहीं करवा देंगे, इस वादा करते हैं हम आपसे, बस जुड़े रहिए, हो जाएगा, कहीं ना कहीं करवाइए के दम धरेंगे। बहुत सारा वैकेंसी आएगा, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, ठीक है ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं, 156वें सवाल के ऊपर आते हैं। 156वां सवाल बोलता है कि धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार नर्मदा पे होगा, कहाँ पे, नर्मदा पे जो है कि आपको होगा, ठीक है। धुआंधार मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित जो है कि आपको होगा, नर्मदा नदी पर जो है कि आपको होगा, इससे पहले ही चर्चा हो चुका है इसके बारे में। आगे चलते हैं, 157 नंबर सवाल। 157 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी विशेषताएं खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है। तो कौन सी विशेषताएं खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है, तो ये खत्म नहीं हो सकता है, यही विशेषता। खनिज पदार्थ क्या खत्म नहीं हो सकता है, एक समय ऐसा आएगा कि यो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है ना, यही गलती दिया है ना। ये जो है कि आपको कैसा है, नवीकरणीय की अनवीकरणीय है, और नवीकरणीय है, और नवीकरणीय है। इसका खपत हो रहा है, अंतिम सीमा जिस दिन होगा उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। और नवीकरणीय एनर्जी उसको कहते हैं कि खाते जाइए, लेते जाइए, आउटपुट बनते जाएगा, लेते जाइए, बनते जाएगा। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए हवा का जरूरत नहीं है, क्या हवा कभी खत्म होगा, नहीं होगा ना। तो हवा जब खत्म नहीं होगा तो पवन ऊर्जा भी जो है कि आप लेते जाइएगा, फिर से वो बनते जाएगा, खत्म नहीं होने वाला है। जबकि कोयला वाला एनर्जी आज न कल जाकर ये खत्म होगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, कि नहीं होगा, होना तो तय है, इसलिए खत्म नहीं। सौर ऊर्जा ये भी जो है कि आपको नवीकरणीय है, क्या खत्म होगा सौर ऊर्जा, नहीं खत्म होगा। ये जितना यूज कीजिएगा उतना बनते जाएगा, फिर से ये खत्म होने वाला नहीं। टूट जाएगा तब आयु अभी इतना दिन में आयु पुर जाएगा, है ना। अब वो कितना जीरो है से आपको पता है ना, उतना जोड़ते रहिए फिर जीरो। तो भविष्य काल का कौन देखा है, वर्तमान का खत्म होगा ना सर।
सर तो उसके एक बाद पृथ्वी रहबे नहीं करेगा, है ना? तो इसका सवाल कौन पूछेगा? पृथ्वी रहेगा तब ना सवाल बनेगा। पुनः जन्म जब होगा पृथ्वी सर। रहबे नहीं करेगा, जब देश में कोई, दुनिया भर में कोई आदमी रहबे नहीं करेगा, तो किससे पूछा जाएगा? आपसे, है ना? सर हम भी वैसा कोई नहीं होबे नहीं जाएंगे। करेगा। तब तो फिर तो बातें खत्म है। आगे चलते हैं। अगला सर प्रश्न है पूरी कि दुनिया खनिज का की मालिक हो विशेषता। जाएंगे। खनिज का पूरा दुनिया का मालिक। कभी कभी ना देखिएगा ना, अकेलापन भी जो है कि आदमी को खा जाता है अंदर से, है ना? तो अकेला जो है कि बच के मतलब ना सोचिए कि हम बहुत बड़का जो है कि सब कुछ हमरे हो नहीं जाएगा, सर, फिर कोई खिलाने नहीं पिलाने जी वाला कौन सकता है रहेगा, सर, है ना? पागल ही हो जाएगा। अगर आपके एगो घर में खाली एगो आपको अकेले छोड़ दिया जाए, तो पूरा जो है कि मालिक बना दिया जाए, पागल हो जाइएगा 4 दिन में कि कैसे अब हो पाएगा। कोई रहबे नहीं करेगा आसपास, तो आप किससे बतियाइएगा, किससे जो है कि बात कीजिएगा, है ना? कुछ समझे में नहीं आएगा। इसलिए अकेला भी बहुत जो है कि जिंदगी टफ है। आगे चलते हैं। खनिज की विशेषता की बात करेंगे। खनिजों का एक बार उपयोग करके बाद में उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। खनिज बहुमूल्य होते हैं क्योंकि यह प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। खनिज का वितरण भी असमान जो है कि आपको होता है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे नया सवाल है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा में जाकर मिलती है? कुर्सला क्षेत्र, कटिहार। कहाँ पे? सुपौल। कुर्सला क्षेत्र, सुपौल। कटिहार। अच्छा सुपौल कुर्सी। मारे। सुपौल से जो है कि आपको कहाँ से एंट्री करेगा? सहरसा से एंट्री करेगा। कौन सा जिला से? अच्छा सहरसा से जो है कि आपको एंट्री जो है कि आपको बिहार में ये करने वाला है। सहरसा से नहीं, सुपौल से एंट्री करेगा। कहाँ से करेगा? सुपौल से बिहार में एंट्री करेगा। ये एंट्री पॉइंट हो गया, एंट्री हो गया। और कुर्सला से एग्जिट करेगा किसके साथ? गंगा के साथ जो है कि आपको एग्जिट करेगा। और ये कुर्सला क्षेत्र है कहाँ पे? कटिहार में, है ना? कटिहार में। कटिहार, ठीक है, बिहार के कटिहार जिला में होगा। सर देखिएगा। और कोसी यह और सबसे सप्तकोशी अलग है क्या? नहीं, सप्तकोशी है, ठीक है। सप्तकोशी का मतलब क्या है जरा समझिएगा। सप्तकोशी का मतलब है कोसी नदी जब ये निकलती है ना, तो एक नदी से नहीं निकलती है, इसकी 7 अलग अलग धाराएं आकर मिलती है। 7 अलग अलग धाराएं आकर जब मिलती है तो आपस में, तो इसे ही सप्तकोशी कहा जाता है। सर और सप्तकोशी नेपाल में जैसे ही, इसको बोला हाँ जाता ना, है सप्तकोशी। सप्तकोशी, हाँ, तो पहाड़ी इलाका हो गया नेपाल। जैसे ही ये सप्तकोशी मैदानी भाग में पहाड़ी को छोड़ते हुए मैदानी में प्रवेश करती है, तो इसे कोसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोसी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। इसकी एक धारा नहीं है, इसकी 7 अलग अलग धाराएं हैं। और ये सातों जब नेपाल में मिलती है तो इसे सप्तकोशी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और यही सातों जब आगे की ओर बढ़ती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो कोसी के नाम से जाना जाता है। और ये कोसी नदी जब हिमालय देखिएगा, उत्तर भारत में आपको नेपाल में क्या दिखाई देगा? हिमालय दिखाई देगा। नेपाल के नीचे आपको भारत दिखाई देगा। जब ऊपर से नीचे आएगा मतलब कि डाउन स्पीड में आएगा, तो रेस इसका ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? नदी का रेस ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहता है ना, तो ये नदी इतना तेज प्रभावित होती है, इतना तेज प्रभावित होती है कि अपने रास्ते को अटक भटक जाती है, भटका देती है। कभी इधर से चली जाती है तो कभी इधर से चली जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का क्या कहा गया है? बिहार का शोक के नाम से जो है कि आपको जाना गया है। किसको? कोसी को जो है कि आपको जाना गया है। 20-20 किलोमीटर ये अपना रेंज को बदल देती है ना? कभी कभी ऐसा आता है 20-20 किलोमीटर ये रेंज को बदल देती है। जहां से बहते हुए है ना, वहां से छोड़ के 20 किलोमीटर आगे से बहने लगती है। रेंज इसका इतना बिहार बदल में जाता है। सबसे ज्यादा बाढ़ आने का कारण भी कोसी नदी ना है सर। हाँ, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ का कारण कोसी है। और कोसी की सहायक नदी जो है, यह बाढ़ का जो है कि सबसे बड़ा कारण बनती है। बोलिए क्या बोल रहे थे कोसी नदी के बारे में? कहाँ से निकलता है कोसी नदी? नेपाल से। कहाँ से निकलता है? नेपाल से जो है कि आपको निकलता है ना? नेपाल से कोई मतलब जगह होगा ना? नेपाल की जो है कि आपको अलग अलग जो है कि आपको सब जगह से जो है कि आपको निकलता है। 7 को बोले तो अलग अलग जो है कि आपको धारा है इसका, है ना? इसीलिए इसको सप्तकोशी बोलते हैं। सप्तकोशी इसीलिए जो है कि आपको कहते हैं। हाँ, हिमालय वाला से जो है कि नेपाल किसका? हिमालय के भाग ना है, अलग थोड़ी ना है ना? क्या तो पढ़ के अलग नहीं। भूल गए हैं, कोई जगह मतलब उसका नाम लेता है। क्या नाम था? तो नाम तो ऐसा याद नहीं आ रहा है, हो सकता है तो गोसाई कोई नाम था हो। सर ना, गोसाई थान हाँ, चोटी से। गोसाई था, अच्छा, नासाई मैम बोल अच्छा, रहे हैं। गोसाईनाथ से, है ना? क्या बोलता हाँ, है? गोसाईनाथ गोसाईनाथ से, है ना? सर ही गोसाई तो थान नहीं बताए है, थे, पढ़ा गोसाईनाथ। रहे थे जब तक। ठीक, हाँ, गोसाई बोलते रहे कि पढ़ाए होंगे। गोसाईनाथ से, गोसाईनाथ से इसकी जो मुख्य है ना, मुख्य जो है कि इसकी अरुण जो नदी है, इसी की सहायक है। और 3-4 जो यहाँ से गोसाईनाथ की जो है कि पर्वत है ना, 3-4 इसकी शाखा निकलती है, इसीलिए मुख्य रूप से इसको गोसाईनाथ जो है कि आपको माना गया, है ना?
ठीक है, 3-4 गो इसकी यहाँ से शाखा जो है कि आपको निकलती है। आगे देखते हैं। और बंगाल का अशोक दामोदर को कहा जाता है, उड़ीसा का अशोक महानदी न के किसको, ब्राह्मणी को। ब्राह्मणी न रहेगा तब महानदी मार के आइएगा, है ना। चीन का अशोक हांगहो नदी को कहा जाता है, हांगहो नदी को ही पीली नदी के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। हांगहो को कौन सी नदी, पीली नदी के नाम से जाना जाता है। नेपाल का शोक काली नदी न हो जाएगा सर। काली, काली को ही तीस्ता कहा जाता है, ठीक है। नेपाल का शोक नदी वही है ना। काली नदी को नेपाल का शोक कहते हैं। काली नदी भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री लाइन को तय करने वाली नदी कौन सी, यही काली नदी जो है कि आपको होती है ना। भारत और बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ जो है कि आपको सीमा को तय करती है। अब यो काली नदी का आती है तो मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा में, तो वो नेपाल कब जाएगी? कौन, तीस्ता? हाँ सर, तीस्ता बोल दिया ना, तीस्ता तो गलती हो गई, है है ना। वो तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक न हो जाएगी तीस्ता, है ना। यहाँ इसका काली को शारदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शारदा नदी के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना। काली को शारदा, और जो है कि आपको, है ना, और जो है कि बाहर निकलते थे घाघरा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना। घाघरा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। क्या बता रहे थे, यो जो है कि आपको जो काली नदी है ना, इसका भी बहुत सारा डेडलाइन है, ठीक ना। काली नदी है, इसका भी बहुत सारा डेडलाइन है। देखिए यहाँ पर कितना हम पार दिए, 3 गो पार दिए एग्जाम्पल के तौर पे। ये सब काली नदी है। कौन सा नदी है, सब का सब काली नदी है, ठीक है। इहो 1 नंबर इसको दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं। इधर हो गया नेपाल, इधर क्या हो गया, इधर हो गया नेपाल, इधर कौन हो गया, इधर हो गया इंडिया। कौन हो गया, इंडिया हो गया। अब ये इंडिया बोलता क्या है, जरा समझिएगा। इंडिया बोलता है कि पॉइंट नंबर 1 तक जो है ना, हम इसको ई वाले नदी का जो सीमा गया ना, इसको हम सीमा मानते हैं कि इससे ऊपर किसका क्षेत्र, इससे ऊपर नेपाल का क्षेत्र, इससे नीचे किसका क्षेत्र, 2 नंबर 3 नंबर, ये सब भारत में आता है। और नेपाल वाला का क्या कहना है, जरा सुनिएगा। नेपाल वाला का कहना है जो 3 नंबर है ना, इससे नीचे इंडिया का क्षेत्र, इससे ऊपर किसका मानता है, इससे ऊपर जो है कि 2 नंबर 1 नंबर मानता है, नेपाल का क्षेत्र को मानता है। क्लियर हो गया। यह जो यही चलते विवाद है दोनों के बीच में, है ना। भारत नेपाल के बॉर्डर के बीच में काली नदी है ना सर। हाँ, काली नदी का विवाद जो है कि आपको होने वाला है। क्लियर है। आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट में प्रचलित जो है कि आपको कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो है कि आपको क्या, पर्वत चोटी जो है कि आपको होगा, क्या होगा, कुद्रेमुख पर्वत चोटी होगा। कुद्रेमुख यह कर्नाटक राज्य में है ना, चिकमंगलुरु जिला में एक पर्वतमाला जो है कि आपको कुद्रेमुख होने वाला है। क्लियर है। आगे चलते हैं। और यह जो है कि आपको सम जो है कि आपको समसे पर्वत, है ना, समसे पर्वत पे भी जो है कि आपको जाना जाता है। और यहाँ जो है कि दक्षिण भारत की 3 नदियां का उद्गम है। कौन कौन, एक है तुंग है, दूसरा भद्रा है, और तीसरा कौन सा है, नेत्रावती है। कौन है, नेत्रावती। यहाँ से जो है कि आपको 3 नदी जो है कि आपको निकलता है। और आपको पता है कि तुंग और भद्रा जाकर दोनों आपस में मिलता है, तब इसका नाम क्या पड़ता है, तुंगभद्रा। क्या पड़ता है, तुंगभद्रा जो है कि आपको पड़ता है। और यह क्षेत्र मुख्य रूप से लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है कि आपको कुद्रेमुख जो है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है कि यहीं पर होने वाला है। आगे अगला है 160वां नंबर सवाल। तुंगभद्रा जो है कि बताइए किसकी सहायक हो जाएगी तुंगभद्रा। हाँ ठीक है, गोदावरी की सहायक जो है कि आपको होगी ना। गोदावरी ये का होगा तुंगभद्रा, ठीक है। हाँ, गोदावरी का सहायक होगा, है ना। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बता चुके हैं बहुत बार, कौन हो जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे, मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा झील में, तो मणिपुर में लोकटक झील में। कौन सा झील में, लोकटक झील में जो है कि आपको होगा। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यही है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, रामगंगा। रामगंगा। इसीलिए अब इसका नया नाम क्या पड़ गया है, जिम कॉर्बेट का रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा है। क्या पड़ा है, नामगंगा। और इसका पूरा नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था। क्या था पूरा नाम, हेली नेशनल पार्क, ठीक ना। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसे वर्ष 1936 में बाघ संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं। और यह बाघ परियोजना के तहत जो है कि पहले के तरह जो है कि आने वाला पहला जो है कि नेशनल पार्क था। बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, वर्ष 1973 में जो है कि आपको आया था, है ना। और हाथी परियोजना वर्ष 1992 में आया था। कब आया था, वर्ष 1992 में आया था, है ना। और मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, मानस काजीरंगा ये सब कहाँ है, सब असम में होने वाला है। और यह किसके लिए, एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है।
आगे चलते हैं। अगला है 161 नंबर सवाल। 161 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो राजस्थान खोजिए, तो है, राजस्थान। मिल गया। चलिए, जनसंख्या के मामले में राजस्थान। पूछेगा सबसे बड़ा, तब क्या हो जाएगा? यूपी हो उत्तर जाएगा। तब प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है कि आपको हो जाएगा। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा सबसे राज्य, हाँ, छोटा सबसे राज्य छोटा राज्य गोवा। जो है कि आपको गोवा जो है कि गोवा। आपको होगा, है ना। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जो है कि आपको राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे कौन आएगा? महाराष्ट्र आएगा। कौन आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवें पे गुजरात आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिएगा। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कैवें स्थान पे आएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 12वें स्थान पे आएगा, और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर होने वाला है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होगा, जबकि सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन होगा? सिक्किम जो है कि आपको होने वाला है। जनसंख्या के हिसाब से पहला जो है कि उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कौन सा होगा? तीसरा अपना बिहार जो है कि आपको होगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख होगा, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? लक्षद्वीप समूह जो है कि आपको होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श मानी जाती है? किसके लिए होगा जी गंगा का? जूट के लिए। जूट के लिए सर। जूट के लिए होगा। देखिए, अब इसमें भी ना फंसाने वाला सवाल है। यहाँ पर गेहूं देख रहे हैं, जी सर, गेहूं भी है सर, जो हो जाए, है ना। गेहूं देख रहे हैं, बहुत लोग आंसर देख के बोल दिए होंगे कि जूट, इसलिए कैसे होगा, है ना। हम तो है ना, गेहूं में देखिए के बोल, जब एग्जाम में देने जाएगा तो इसका आंसर आप तो भी गेहूं में गेहूं मारिएगा, मारते कोनो सर। आदमी, है ना, गेहूं मारते। अब जरा सुनिए, देखिए कह रहा है गंगा के निचले मैदानी भाग की बात कर रहा है। गंगा जब पहाड़ से निकलती है ना, पहाड़ से निकलने के बाद जो है कि निचले मैदानी भाग में जब चलती है ना, तब जो है कि किस फसल के लिए आदर्श जो है कि परिस्थिति प्रदान करती है? तो ये किसके लिए प्रदान करती है? जूट के लिए प्रदान करती है। ऐसा क्यों होता है, आगे हम आपको बताते हैं। गंगा के निचले मैदान में कुल बेसिन का क्षेत्र लगभग कितना % का क्षेत्र है? 8% का क्षेत्र है, और यह पूरी तरीका से यह पश्चिम बंगाल का जो है कि आपको 15 जिला को प्रभावित करता है। तो गंगा के जो निचले मैदान है ना, वो गंगा का निचला मैदान जो है वो पश्चिम बंगाल का मैदान है। किसका मैदान है? पश्चिम बंगाल का मैदान है। क्लियर हो गया? यह पूरी तरीका से पश्चिम बंगाल के 15 जिलों को चिन्हित करता है। मतलब ये किसका मैदान बोल रहा है? ये गंगा के निचले मैदान जो है ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहा है, और पश्चिम बंगाल में किसका उत्पादन? पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन, है ना। इसलिए इसका आंसर जो है कि आपको जूट जो है कि आपको लिया है। मिट्टी अधिकांशतः जलोढ़ होती है और बाढ़ की आशंकाएं होती है। पूरे वर्ष में उच्च तापमान के साथ साथ आर्द्रता, क्लाइमेट, जलवायु इसकी जो है कि विशेषता है। मिट्टी जूट के लिए सबसे उपयुक्त होता है, और इसके अलावा इसमें धान की खेती भी होता है। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल में धान की भी खेती होती है, और पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहां सालों भर धान की खेती की जाती है। कितना भर? सालों भर की धान की खेती जो है कि आपको किया जाता है। जूट की खेती के लिए नदी, नाले और जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, और दुनिया के 85% जूट की खेती जो है कि आपको कौन से डेल्टा में होता है? गंगा के डेल्टाई भागों में होता है। और गंगा का डेल्टा कहाँ बनेगा? पश्चिमी बंगाल में ना बनेगा गंगा का डेल्टा, तो यहीं पे जो है कि आपको किया जाता है। धान के लिए सबसे अच्छा मिट्टी दोमट मिट्टी जो है कि आपको होती है। जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार होता है, इसे क्ले मिट्टी भी कहते हैं, और यह जो है कि इसके कण बहुत ही महीन कण होते हैं, और इसके कण के आकार के कारण पानी जो है कि यह सोख सकता है ना, सोख सकता है। 163वां सवाल की बात कर लेते हैं। 163वां क्या बोलता है कि किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहा जाता है? विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र का मतलब हो गया कि कार्यक्रम नियोजन अनुसार बोल रहा है कि एक फसल को उगाएंगे, फिर इसको काट देंगे, फिर दूसरे फसल को उगाएंगे, फिर इसको काट देंगे। तो ये उगाने का क्रम क्या कहलाएगा? यही फसल चक्र कहलाएगा। जैसे हम लोग को भी देखते हैं कि जैसे पहले जो है कि आपको करते हैं क्या, रबी का फसल जो है कि आपको बोते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के लिए हम लोग गर्मा फसल को बो देते हैं, 1-2 महीना में वो निकल जाता है। अब फिर जो है कि आपको किसका फसल, फिर खरीफ का फसल जो है कि आपको बो देते हैं, है ना। तो यह जो है कि आपको क्या एक प्रकार का क्रम में बोते हैं, तो यही जो है कि आपको क्या हो गया? फसल चक्र जो है कि आपको हो गया। किसी भी खेत में क्रम अनुसार
पूर्व जो है कि आपको नियोजित, हम पहले ही सोच लिए हैं कि किस किस फसलों को उगाने वाले हैं, उस फसल को कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न क्या हो गया, विभिन्न जो है कि फसलों को उगाने, क्या लिख रहा है, ठीक, क्या बोला, विभिन्न जो है कि फसलों को उगाने के चक्र को जो है कि आपको फसल चक्र कहते हैं। और एक ही खेत में निश्चित जो है कि आपको पंक्तियों के साथ साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाने को अंतर फसल कहते हैं या मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक ही खेत हो गया, एक खेत है, आधा खेत में ए नाम का फसल, आधा खेत में बी नाम का फसल, तो ये कैसा जो है कि आपको खेती हो गया, इस खेती को मिश्रित खेती कहेंगे। कैसा कहेंगे, मिश्रित कहेंगे। जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, मिश्रित खेती जो है कि आपको किया जाता है, मिश्रित खेती जो है कि आपको कहा जाता है कि फसल भी कर रहे हैं बहुत और लोग साथ सर साथ पशुपालन गेहूं और सरसों साथ में बो देते हैं, या गेहूं आलू वगैरह। हाँ, जैसे आप देखिएगा, जैसे आप फसल चक्र की बात करेंगे, जैसे आप देखिएगा तो पशुपालन भी करने के लिए जो है कि आपको जई या जनेरा बो दिया जाता है, और इधर से एक साइड में मक्का जो है कि आपको बो दिया जाता है। जनेरा जो है कि आपको किसको खाने वाला होता है, तो ये पशुओं को, मवेशियों को खाने वाला होता है ना, मवेशियों को खाने वाला जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा निक्षेपों को कहते हैं। नवीन को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और पुरानी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। पुरानी को बांगर और नवीन को खादर जो है कि आपको कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, राइट आंसर है ना। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। हाँ, ये बाढ़ का साथ देखिए, नवीन कब आएगा, जहां पर हर एक साल बाढ़ का पानी आ जाएगा, एक नया मिट्टी का परत जम जाएगा, उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहेंगे। और जहां पर हर एक 4 साल 5 साल 7 साल के गैप पे अंतराल पे होगा, वहां पर जो है कि आपको नवीन परत नहीं पड़ेगा, पुरानी परत ही रहेगा, तो उसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहेंगे। और पुरानी को बांगर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ मृदा जो खादर होता है ना, वो अधिक जो है कि क्या होता है, फसल को उपजाने में श्रेष्ठ होता है ना, खादर के तुलना में, है ना। बांगर के तुलना में कौन, खादर जो है कि आपको उपजाऊ होता है। भारत में सबसे अधिक भाग जलोढ़ मृदा का है, और यह धान गेहूं की फसल के लिए काफी उपयुक्त होते हैं। काली मृदा कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, चाय के लिए लेटराइट मृदा का उपयुक्त माना जाता है। 165वां नंबर सवाल, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 194,163 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होगा, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां नंबर का ये राज्य जो है कि आपको होगा, सबसे बड़ा राज्य 12वां नंबर का होगा। सर अगर यूटी मिला देने पर 13वां हो जाता है। हाँ, यूटी में डालने के बाद 13, यूटी में डालने के बाद कितना, 13 नंबर का, ठीक ना, 13 नंबर का। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान तीसरा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कि उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तब जो है कि आपको क्या माना होगा, तीसरा नंबर का बिहार। 166 नंबर सवाल के साथ हम लोग कल जो है कि आपको देखेंगे, 166 से कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज वो घींच दिए हैं, क्या है कि 10 मिनट उधर नोटिफिकेशन में चर्चा करते हुए लग गया है।